नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हरि सिंह। आप लोगों ने आज तक कई जुझारू रणबांकुरों का नाम सुना होगा, पर आज बात एक ऐसी वीरता की प्रतिमूर्ति की करेंगे जिसके तेज के आगे सूर्य भी फीका पड़ जाए। 15वीं शताब्दी की बात है, जब अकबर पूरे भारतवर्ष में अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। उस समय कई राजा ऐसे हुए जो अकबर के सामने दीवार बन के खड़े थे, और उन्हीं में से एक थी गढ़मंडला की महारानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती वर्तमान यूपी के बांदा जिले के कालिंजर राज्य के राजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1524 को हुआ। दुर्गाष्टमी के शुभ दिन में जन्म लेने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गा थी, भवानी थी। वो कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। उसी भांति रानी भी बचपन से घुड़सवारी व तलवारबाजी में निपुण हो गई थी। जब वो 18 साल की हुई तब उनका विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से करा दिया गया। गोंडवाना उस समय 4 भागों में बटा हुआ था: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदेल और खेड़ा। दलपत शाह गढ़मंडला पर राज करते थे, लेकिन ईश्वर भी न जाने क्या चाहता था। विवाह के 4 वर्ष पश्चात दलपत शाह की मृत्यु हो गई, और उस समय उनका पुत्र नारायण मात्र 3 वर्ष का था। लेकिन महारानी ने हिम्मत नहीं हारी। महारानी ने नारायण को ही सिंहासन पर बिठाकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। रानी के नेतृत्व में उनके राज्य ने खूब उन्नति की। प्रजा को साक्षात दुर्गावती के रूप में एक आदर्श महारानी मिल गई थी, पर पड़ोसी राज्यों से उनकी ये खुशहाली देखी नहीं गई। अफगान शासक बहाज बहादुर ने कई बार तो रानी पर हमला किया, पर उसे मुंह की खानी पड़ी। उस समय भारतवर्ष में अकबर अपना राज स्थापित करना चाहता था, और अकबर गढ़मंडला को भी जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। पर विवाद शुरू करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। ऋषि बहाने के चलते उसने रानी से उनका प्रिय सफेद हाथी, जिसका नाम सरमन था, और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अकबर आग बबूला हो गया और अपने सेनापति आसम खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। रानी की सेना के आदिवासी सैनिक रानी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। पहले हमले में तो आसफ खान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी, और उसने फिर दोबारा दिल्ली से और बड़ी सेना बुलाकर हमला कर दिया। दुर्गावती के पास भले ही उस समय बहुत कम सैनिक थे, पर उस देवी के हौसले के आगे मुगलों बिल्कुल फीके थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष थोड़ा दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनके हाथ में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेंध डाला। रानी ने भी इसे भी ज्यों त्यों करके बाहर निकाल फेंका, लेकिन उस तीर की नोक रानी की आंख में ही रहेगी। तभी तीसरा तीर आते हुए उनकी गर्दन में लग गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर इसके लिए वजीर आधार सिंह तैयार नहीं हुए। रानी अपनी स्वयं के कटार निकाल करके स्वयं ही अपने पेट में भोंक दिया और आत्म बलिदान कर दिया। आदिवासी रानी मर तो गई, लेकिन किसी और की सत्ता के कदम नहीं छुआ, किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं की।
महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आजम खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। उनके शासनकाल में जबलपुर और उनका साम्राज्य बहुत फला फूला, बहुत उन्नति हुई। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि बनी है, जहाँ गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित जनजाति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। इस प्रकार रानी ने भी समस्त विश्व को बता दिया, स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं होती। उन्होंने युद्ध करते हुए मृत्यु का वर्ण करना उचित समझा, पर दास्ता कदापि नहीं। जय हिंद, जय भारत।